नमस्कार। हम हाजिर हैं हर हालात में आपकी आवाज बनकर, बेखौफ आजाद आवाज। बड़ी अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। 40 ट्रेन रास्ता भटक जाएं, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाएं। और फिर ये कहा जाए क्योंकि रूट व्यस्त थे। वैसे हर रोज भारतीय रेलवे 2-2.25 करोड़ या बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसेंजर्स को लेकर आती जाती है। इतना पुराना इतिहास है रेलवे का। सब कुछ सिस्टम स्मूथली चलते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं माना, लेकिन इतने सिस्टम स्मूथली चलते हैं, स्टेशन ऑपरेटर्स होते हैं, ये कहाँ की कहाँ पहुँच गई ट्रेन। बहरहाल एक और मसला सामने आया है। बिना किसी जानकारी के, पूर्व जानकारी के, मतलब बिना इन्फॉर्म किए स्पेशल ट्रेनों को भेजने पर केरल सरकार ने रेलवे मंत्रालय और केंद्र पर सवाल उठाए हैं। केरल सरकार के वित्त मंत्री टॉमस आइजैक ने कहा कि पिछले हफ्ते मुंबई से एक ट्रेन केरल आई। ट्रेन चालू हो जाने के बाद हमें जानकारी दी गई। केरल इकलौता राज्य है जहां पर कोरोना पर काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक काबू पा लिया गया है, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल ऐसे हैं। टॉमस आइजैक ने यह भी कहा कि कोरोना महामारी के समय ये अराजकता है। भारतीय रेलवे केरल में इस बीमारी का सुपर स्प्रेडर बनना चाहता है। बहुत ही सख्त लफ्ज़ हैं ये। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी इस मामले में नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्पेशल ट्रेन को लेकर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी आमने सामने हैं। गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र में 145 ट्रेन खड़ी हैं, लेकिन राज्य सरकार पैसेंजर नहीं ला पा रही। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम प्रवासी मजदूरों के लिए 100 ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र रोजाना इसकी आधी ही ट्रेन मुहैया करवा रही है, और जो दी भी हैं 2 घंटे के नोटिस पे कहा गया कि तमाम पैसेंजर्स की सूची हमें दीजिए। मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक एक्सप्रेस उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई, जैसे मैं आपको बता रहा था। महाराष्ट्र से ट्रेन पटना के लिए निकली, लेकिन पुरुलिया पहुंच गई। 2 दिन का सफ़र 11 दिनों में तब्दील हो गया। भूखे प्यासे जो मजदूर हैं उनकी सुध किसी ने नहीं ली। मेरे साथ है कल्याणी शंकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं, विश्लेषक हैं। कल्याणी, बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते अपनी गाइडलाइंस बदलते हुए कहा कि ट्रेन को भेजने से पहले राज्यों की इजाज़त ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार की राज्यों पर अपने फैसले थोपने की इस आदत को आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबर को लेके बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बहुत बंगल कर दिया। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और कोई ये जो माइग्रेंट लेबर को भेजना ही हो तो वो तो कौन से भी स्टेट से माइग्रेंट लेबर जाना है, इनको पता है कि वो वहाँ रह रहे हैं। उनको लिस्ट आउट करके उनको बता सकते हैं कि आप इस दिन में इस समय स्टेशन पहुंच जाओ, वहां से आप घर जा सकते हैं। ये नहीं किया। 2 महीने से दोनों सेंटर एंड स्टेट चुप बैठा। तो अभी जाने के टाइम भी उनको खाने पीने का नहीं मिल रहा है, फिर वो पानी पीने का भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ये जो यात्री बोल रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंस का भी वो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन लोगों को तो इतना कंफ्यूजन है कि कौन सा ट्रेन कहाँ जाएगा और कितना दूर लंबा रास्ता करके जाएगा और डिले ट्रेन होगा, ये सब किसी को उनको पता ही नहीं है। तो इस वजह से इनको हमारा रेलवे तो सबसे अच्छा सिस्टम है, उसमें ऐसा हो गया तो मैं नहीं मानती हूँ कैसे बाकी जा सकते हैं। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का गैप है। एक बात और कोऑर्डिनेशन और कल्याणी, अच्छा बना सकते हैं, और एक दूसरे को अभी दोषी ठहरा रहे हैं। मैं एक ही जानना चाहता हूं कि बिना के राज्य सरकारों को बताए ट्रेन भेज देना, गाइडलाइंस में चेंज करके, इसको आप किस निगाह से देखती हैं? वो कैसा होगा? क्योंकि अगर वहां तो ट्रेन आ आपको रही राज्य हैं सरकार तो में तो उसमें इन्फेक्टेड लोग भी होंगे। नहीं, वो कैसा होगा? अब जी। जो भी स्टेट को ये ट्रेन जाती है, वहां भी उनको क्वारंटाइन करना हो तो करना है, नहीं तो उनको कहाँ भेजना हो तो भेजना है, और उनका इंतजाम करना है पानी पीने के लिए, दूसरा कुछ खाने पीने के लिए। तो ये सब है। तो इस वजह से बिना राज्यों को बोलने के बदले वो यहाँ ट्रेन भेजना बिल्कुल गलत बात है। वो इसलिए तो मैं बोल रही थी पहले भी, तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल होना जी। चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग बोल सकते हैं कि इस दिन इस यहाँ से, और ये भी बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जितना जी। मांग रहे हैं उतना हम दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ट्रेन हैं। तो ट्रेन हो तो स्टेट गवर्नमेंट मांगने से, इनको देने से दोनों को तो पता लगेगा ना कौन कब मांग रहे हैं, कब जाएगा।
तो यहाँ बहुत कंफ्यूजन खड़ा कर रहे हैं अभी। जी इसमें जो मार डालने वाले तो जो माइग्रेंट लेबर है वही लोगों को तो इतना भूखा मर रहे हैं, और वो इतना इतना गर्मी इतना हो गई बेचारे, जी तो जी उनको रहने का जगह नहीं है। तो इस वजह से द वर्स्ट थिंग विच इज हैपन टू माइग्रेंट लेबर, ये जो घर जाने का इतना 2-3 महीना हो गया, अभी तो रोज बोल रहे हैं कि भेजेंगे भेजेंगे। अभी बोलते बोलते जी वो लोग घर जी भी पहुंच गए जी होंगे। जो पैदल गया वो तो 1500 किलोमीटर भी घर पहुंच गया होगा। अभी ट्रेन में जाने वाला अभी इधर है। जी कल्याणी, हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा विषय बदल रहा हूँ, टॉपिक बदल रहा हूँ। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने और लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को उबारने के नाम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में हाल ही में लेबर लॉज में, श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। द प्रिंट की खबर के मुताबिक जो लेबर मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी भी आवाज़ अब सुनने को आ रही है। लेबर मिनिस्ट्री ने श्रम कानूनों में इन बदलाव पर, जो बदलाव हुए हैं लेबर लॉज, इस पर चिंता जाहिर की है। हमारे श्रम मंत्रालय ने, लेबर मिनिस्ट्री ने कई राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कानून में कई बदलाव लेबर लॉ कोड के मुताबिक नहीं है। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया कि सुधार के नाम पर लेबर लॉज खत्म नहीं किए जा सकते। अब आपको श्रम मंत्रालय के रुख में बदलाव की वजह बताते हैं। श्रम कानून में बदलाव पर, लेबर लॉज में जो बदलाव किए हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर चिंता जाहिर की है। ये यूपी की सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, उसने 3 साल के लिए स्थगित कर दिए। मतलब अब स्टेट के जरिए जो ऑर्डिनेंस चर्चा के बाद, मतलब कानून बनना चाहिए था, ऑर्डिनेंस नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के जरिए ऐसा किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ILO ने कहा है कि श्रम कानूनों में बदलाव मजदूरों के अधिकारों को कुचलने जैसा है। केंद्र और राज्य सरकार श्रम दोनों को श्रम कानून बनाए रखने चाहिए। सीटू, AITUC समेत 10 संगठनों ने ILO को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी। उसके बाद ILO ने प्रधानमंत्री को ये बताया, हमारी सरकार को बताया। आपको श्रम कानूनों में जो बदलाव किए गए हैं उसमें न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज मिलने का अधिकार खत्म कर दिया है। कामकाज के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए गए हैं। यूपी सरकार को हाई कोर्ट के नोटिस के बाद तो 12 घंटे की शिफ्ट के इस हुक्म को, इस आदेश को वापस भी लेना पड़ा। कल्याणी, लेबर मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, राज्य सरकारें कुछ और कर रही हैं। क्या दायां हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है, या जो ILO ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसके दबाव में ऐसा हो रहा है? आप इसको थोड़ा देखें तो जो भी लॉज बदल दिया वो सब बीजेपी रूल गवर्नमेंट है। तो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, तो जहाँ भी है वो लेबर लॉज बदलने के लिए बहुत सालों से, एग्जिट पॉलिसी लाने के लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं बहुत सालों से मांग रहे हैं। मेरा आई थिंक आई रिमेम्बर 1991 से एग्जिट लेबर लॉ के लिए, एग्जिट पॉलिसी करने के लिए मांग हो रही है। तो अभी जो रिफॉर्म करने के लिए ये लोग सोच रहे हैं, तो थ्रू द स्टेट्स दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट, तो इनका भी कंकरेंट सेंटर देना पड़ेगा। तो सब ऑर्डिनेंस रूट में ये सब करें, क्योंकि अभी असेंबली को बुलाने का सवाल ही नहीं। पार्लियामेंट को भी अभी सोच रहे हैं कि कैसे बुलाएं, तो सोशल डिस्टेंस कैसे करेंगे, ये सब है। तो इस वजह से थोड़ा दिन के लिए कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। इतना अर्जेंट इनको लाने का क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। और कोई अपोजिशन लीडर बाकी लोगों से बात करके जी किया, ट्रेड यूनियन से बात किया, ये सब कुछ पता ही नहीं है। बीजेपी का भी तो ट्रेड यूनियन है, ऐसे नहीं है कि बीजेपी का ट्रेड यूनियन नहीं है, ऐसा है। तो कांग्रेस का भी है और वो लेफ्ट पार्टीज का ट्रेड यूनियन है। उनसे बात जी करके कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुआ, अभी भी दे कैन स्टॉप इट। जी तो लेबर ऑलरेडी इतने मुश्किल में है, उसके ऊपर आप ये सब, या 8 घंटे से 12 घंटा, तो क्या जी जानवर है क्या ये लोग? तो इसलिए तो ये सब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे इसलिए कंट्रोवर्सी खड़ा किया है अभी। जी और जी बाकी कोई कांग्रेस जी रूल और लेफ्ट रूल और कोई भी अभी ये ऐसे लाया नहीं है। ओनली बीजेपी रूल स्टेट्स में आया है। जी जी कल्याणी, मैं आगे बढ़ता हूँ। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से गुजरात से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची एक महिला की रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई। महिला का छोटा सा बच्चा माँ के जो कफन तो नहीं था, जो पहना हुआ था, उसको हटाने की कोशिश करता दिखा चेहरे से। बताया जा रहा है कि गर्मी, भूख और डिहाइड्रेशन के कारण उस गरीब महिला की मौत हुई।
कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की दिक्कतें तकलीफ़ें ख़त्म होती नज़र आ नहीं रही। हम कुछ लोग कहते हैं कि प्रवासी ना कहा जाए इन्हें, हम प्रवासी इसलिए कहते हैं कि रोज़ी रोटी की तलाश में अपने गांव अपने घर छोड़कर दूर दराज इलाकों में गए हैं। इनका कोई अगर इतना सा भी जो गाँव में शहरों में कमा रहे थे वहाँ कमा पाते तो ये कभी ना आते। ये मजदूरी के लिए गए हैं और अब वापस जा रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन में फंसे और भीषण गर्मी में सड़कों पर पैदल जा रहे मजदूरों की बदहाली पर चिंता जाहिर की है। मामले का खुद से संज्ञान सुओ मोटो नोटिस लेते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों और नोटिस जारी करके 28 मई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए फ्री यात्रा, खाने और रहने का फौरन इंतजाम करना चाहिए। आपको बता दें, मद्रास हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। कल्याणी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ सब चीज़ों को लेकर मतलब इतनी सुस्ती, इतनी देर से लेट रिएक्शंस क्यों होते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी अब सुओ मोटो नोटिस ले रही है। क्या आपको लगता है कि एक दफ़े फिर वो डांट फटकार लगाकर छोड़ देगी या इंस्ट्रक्शंस जारी करेगी कि एक तय समय सीमा में, टाइम लिमिट में सरकारों को ये करना होगा? ये देखिए, ये जो जुडिशरी इसमें थोड़ा फेल हो गया। आप देखते रहे तो बाकी चीजों को सुओ मोटो ले लिया, लेकिन ये माइग्रेंट लेबर को 2-3 महीने से मीडिया में इतना हल्ला मचा रहे हैं और लोगों को जो दिखा रहे हैं कैसे ये लोग पैदल चल रहे हैं, खाने का नहीं है, पीने का नहीं है। ये सब ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी लेना चाहिए और जुडिशरी भी लेना चाहिए। तो इनको बहुत देर हो गया और अभी बोल रहे हैं कि उनका ड्यूटी है। ये ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप को मालूम होना चाहिए कि इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर पीपल टू गेट प्रोटेक्शन, एंड वो नहीं मिल रहा है। So therefore, I have a feeling that the judiciary has sort of not done its duty. They could have done it much earlier, and by this time all ये जो माइग्रेंट लेबर हैं वो पहुंच गया होगा। आपको और एक बड़ा अजीब है, यूपी गवर्नमेंट ने ये माइग्रेंट लेबर कमीशन बना दिया। तो दैट मीन्स अब वहां से माइग्रेंट लेबर लाना हो तो उनको आप एप्लीकेशन देना चाहिए, वो लोग मंजूर करेंगे, फिर आप अपने बाकी स्टेट्स को वो जा सकते हैं। ये दूसरा मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, मुझे पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन मजदूर ये जो कोविड-19 के वजह से बहुत जी कल्याणी, लगता है हमें कल्याणी की आवाज़ नहीं मिल रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी आपका, अपना समय हमें देने के लिए। चीन के साथ सरहद पर तनाव जारी है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे कोई ऑफिशियल दर्जा नहीं है, उस पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच दिल्ली में भारतीय सेना के जो जनरल्स हैं उनका कन्वेंशन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना के टॉप कमांडर्स के साथ सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा को लेकर भी चर्चा हुई। सेना के कमांडरों का सम्मेलन का पहला चरण 27 मई से 29 जून तक चलेगा। दूसरा फेज जो होगा वो जून के आखिरी हफ्ते में होगा। आपको बता दें कि आर्मी कमांडर्स की बैठक साल में 2 बार होती है। इसमें सेना के 7 कमांड के अफसर भाग लेते हैं। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन हालात बदले हैं चीन के साथ, ये नया है। और चीन से सटी उत्तरी और पूर्वी कमांड के जो सैन्य अधिकारी हैं, जो जनरल्स हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सीमा पर सरहद पर चीन के साथ बढ़ते तनाव पर रिटायर्ड आर्मी चीफ और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि ये चीन की पुरानी आदत है, ध्यान भटकाने के लिए चीन एलएसी पर दबाव पैदा कर रहा है। जबकि खबरें ये हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की भी है और की भी है, कि वो चीन तो भारत की सीमा के अंदर तक आ गया है, काफ़ी सारे फौजी भी आ चुके हैं उनके। आपको बता दें कि एलएसी पर चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक हाई लेवल बैठक की थी। इस बैठक में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के जो हमारे फोर्सेज हैं उनके प्रमुख शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ भी तीनों सेनाओं के इन अधिकारियों के साथ, जो चीफ हैं, बैठक कर चुके हैं। मेरे साथ हैं एम्बेसडर सुरेश गोयल, विदेशी मामलों के जानकार। मैं आपका स्वागत है गोयल साहब, और हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अगर मैं थोड़ा सा इतिहास पे जाऊँ कि सन 1962 में चाउ एन लाई ने कहा था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम कहते हैं इसी को ही मान लिया जाए। उसके बाद सन 82 में डेन जियाओपिंग ने भी यही पेशकश की थी। उसके बाद राजीव गांधी की 1988 की जो चीन यात्रा हुई थी उसमें भी ये मुद्दा आया था, लेकिन हाई पावर्ड कमिटीज़ बना दी गई थी और 2003 में जाकर ब्रजेश मिश्रा के स्तर पर, एनएसए के स्तर पर ये मीटिंग शुरू हुई। मसले का हल क्या मुमकिन है? इतने अरसे से लंबा चला आ रहा है, जैसे बांग्लादेश में कुछ ऑनक्लेव्स बदले, अदला बदली की गई, क्या मसले का हल मुमकिन है? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में जो आपने बताया, पूरी हिस्ट्री बताई कि स्टेटस को बनाने की, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसी को हम बाउंड्री बना सकते हैं। इसके बारे में खास तौर पर 1988 के बाद में जब ये रेगुलर मैकेनिज्म शुरू हुआ बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो कई बार ऐसा हुआ कि ये मसले सामने आए और कहा गया कि थोड़ी बहुत अदल बदल के बाद में हम इसी को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा एग्रीमेंट हुआ, हमने देखा कि चीन के गोल पोस्ट चेंज हो गए। तो अभी तक इस मामले में एक्सेप्ट की एक जनरलिटी है कि हम इसको एग्री कर सकते हैं थोड़ी बहुत अदल बदल के बाद में, लेकिन क्या अदल बदल हो, कहाँ पर एग्री किया जाए, उसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है ये। और जहां भी निर्णय होने की बात होती है, ये वहां से धीरे धीरे करके गोल पोस्ट चेंज हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमको इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि ये बाउंड्री का डिसीजन इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सोचना ये है जो हम कर रहे हैं इस टाइम पर, कि ठीक है, जब तक कि इंडिया या चाइना दोनों ही तैयार नहीं है कि ये जो है अल्टीमेटली डील हो जाएगी, तब तक सीमा के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर एक शांति बनाए रखनी चाहिए, झगड़े नहीं हो, जिसका जो क्षेत्र है वहां पर रहे और उसके ज्यादा आगे बढ़ करके परेशानी न करे। तो ये मकसद है अभी तक। जी जी। वैसे आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10,000 चीनी फौजी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, खंदकें खोद रहे हैं और चीन ने अपने बॉर्डर के नज़दीक बंकर भी बनाने शुरू कर दिए हैं। अजय शुक्ला एक डिफेंस एक्सपर्ट है, उनके ब्लॉग में भी यही बात कही गई है। उन्होंने 10,000 नहीं कहा, उन्होंने 5,000 चीनी फौजी कहा है। अब हकीकत क्या है अभी तक हमारे सामने नहीं है। सीमा पर जो तनाव है उसको कम करने के लिए दोनों देशों के कमांडरों की कई राउंड की मीटिंग हो चुकी है। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी एक शांतिपूर्ण समाधान, जैसे एम्बेसडर गोयल बता रहे हैं, शांतिपूर्ण समाधान को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग ने कहा है कि हमारे मतभेदों का असर आपसी रिश्तों पर भारी न पड़े, बातचीत के जरिए हमें मतभेदों को भुलाना चाहिए, सुलझाना चाहिए। सुन विडोंग ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में दोनों देश कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हमें रिश्तों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि भारत के साथ सीमा पर हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण योग्य है, इन पर नियंत्रण काबू पाया जा सकता है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी फौज से कहा कि संप्रभुता बनाए रखने को तैयार रहें। हालांकि ऐसी मीटिंग हर साल वो करते हैं और जब राष्ट्रपति अपने कमांडरों के साथ मीटिंग करता है तो वो यही कहता है कि आप अपनी तैयारी चौकस रखें। लेकिन इस दफ़े जो हमें लेकर, भारत को लेकर उसके जो तेवर हैं बहुत एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं। और ये जो मैंने दो खबरें भी आपको बताई, ये एक तो अजय शुक्ला का ब्लॉग और दूसरे बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट, इसके मुताबिक चीनी फौजी भारत की सीमा में आ चुके हैं। भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एक्चुअल कंट्रोल, वो सीमा की तरह ही काम करती आई है। अक्साई चिन इलाके में जो हालत है और गालवन घाटी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। और चीन का आरोप है कि भारत गालवन घाटी के पास रक्षा से जुड़े गैर कानूनी निर्माण कर रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है जनाब गोयल साहब कि एक तरफ ये जो कहा जा रहा है कि 5,000 फौजी अंदर आ गए हैं या 10,000 फौजी अंदर आ गए हैं, भारत सरकार की तरफ से कोई आपके पास जानकारी है आपने सोर्सेज के ज़रिए, या ऐसा है कि प्रधानमंत्री को भी मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं? तो स्थिति क्या इस दफ़े ज़्यादा गंभीर है? और जैसे वीके सिंह ने कहा कि चीन करता रहता है, इसलिए ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। एक तो चीन की महत्वाकांक्षा पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ तक मैं देखता हूँ, चीन ने समझा है और उसकी ये तैयारी भी है
कि धीरे धीरे करके वो यूएसए जो एक सुपर पावर है उसको डिस्प्लेस करके वो एक दुनिया का सुपर पावर बन जाए, और उसमें चाहे इस साल के आखिर में हो या अगले साल हो, जी वो टाइम की बात है, लेकिन एक ये चीज शुरू हो चुकी है और चलती रहेगी। तो चीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं। उन जी महत्वाकांक्षाओं में जो उसके नजदीक जो जियोग्राफिकली नेबरिंग देश हैं, या जो छोटे देश जिनको समझता है, वो छोटे हो या नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो उनको अपने से कमजोर समझता है, उनके लिए उसकी नीति अलग है। उसी नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी दी गई, उसी जी नीति के अंतर्गत यूरोप को चेतावनी दी जा रही है, उसी नीति के अंतर्गत भारत को ये जताया जा रहा है कि आप जो है अपने आप को अमेरिका के बराबर या अमेरिका के कैंप में ना समझे, हमसे सीधे बातचीत की जाए। बहरहाल हमें ये तैयार रहना होगा कि अगर इस तरह जी के इनकर्शंस हो तो उनको हम संभाल पाए और उनको पीछे कर पाए। अब मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारी मिलिट्री कर पाएगी ये। जहां तक सुनवई दुम साहब की स्टेटमेंट का सवाल है, जी हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम सारे जो जितने मामले हैं बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन बातचीत के साथ साथ ये हम नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर इस तरह का दबाव डाला जाए या हमारी जमीन के अंदर घुस करके हमको परेशान किया जाए। वो पीछे हटे, जैसे डोकला में हुआ था, बातचीत जारी रहेगी। जी जी मैं आगे बढ़ता हूं। भारत चीन तनाव पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्यस्थता की, मीडिएशन की पेशकश की है। खुद ब खुद इनवाइट कर रहे हैं, वो पहले भी किया था। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि हमने भारत और चीन को सूचित किया है, इन्फॉर्म किया है कि अमेरिका दोनों के बीच उबलते सीमा विवाद में मध्यस्थता करने या फैसला करने के लिए तैयार है, इच्छुक है और योग्य भी है। आपको याद दिला दें, राष्ट्रपति ट्रंप इसी तरह बिना मांगे भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता की भूमिका निभाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। अमेरिका और चीन के बीच कोरोना को लेकर ताइवान, साउथ चाइना सी समेत कई मुद्दों पर तनातनी चल रही है। अमेरिका कोरोना को चीन की लैब में तैयार हुआ वायरस बता चुका है। अमेरिका चीन की 3 दर्जन से ज़्यादा कंपनियों पर बैन भी लगा चुका है। ऐसे में भारत को सब कुछ देखते समझते हुए अपनी क्या रणनीति तय करनी होगी, हम ये सवाल भी पूछेंगे। 2017 में दोनों देशों के बीच डोकलाम विवाद, जैसा एम्बेसडर गोयल बता रहे हैं, बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया था। चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल के 177.6 अरब डॉलर से 6.6% बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, डोनाल्ड ट्रंप की जो मध्यस्थता की, मीडिएशन की ऑफर है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय काफी व्यस्त लीडर हैं। अभी यूएसए में इलेक्शन भी होने वाले हैं साल के आखिर तक, तो उसमें उनकी काफी एनर्जी लग जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि वो अभी इलेक्शन पर जोर दें। काफी जरूरी इलेक्शन उनके लिए। जहां तक भारत और जी चीन की बात है, आ, चीन ने भी ऑफर किया है बातचीत करने के लिए। हमारे भी सीधे बातचीत के चैनल्स हैं। हम चाहेंगे कि वही जो चैनल्स काम में लेकर के हम सीधे बातचीत करें, और उसके मामले में हमें आशा बेगी सुलझा लिया जाएगा। ये यूएसए का इस मामले में बीच में पड़ना जो है, मैं नहीं समझता हूँ जी कि ठीक है इस समय पर ही। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर सुरेश गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय हमें देने के लिए। हकीकत यह है कि अमेरिका ने जहाँ पर भी घुसपैठ की है, मध्यस्थता की है, हम घुसपैठ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ वो छोड़ भी देता है बीच में। अफ़गानिस्तान को 2 दफ़े छोड़ा, दूसरी दफ़े अब छोड़ रहा है उसके अपने ही भाग्य पर। इराक को बर्बाद करने के बाद वहाँ से भी निकल गया। लीबिया में भी ऐसे ही हुआ। अब वहाँ पर मर्सिनरीज जो फ़ौजें हैं, ग्रुप्स हैं, वो लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, चीन हमारा पड़ोसी रहेगा ही। तो हमें क्या डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर बैठ जाना चाहिए? सोचने की बात है। हम आगे बढ़ते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 56वीं पुण्यतिथि है। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है और ये कहा है कि उन्होंने देश को बहुत बड़े संस्थान दिए जो हमारे वक्त पर हमारे काम आ सके, और हम भी अपनी श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते किए विकास के कामों का ब्यौरा भी ट्वीट हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, लेकिन दशकों पहले
सालों पहले, मतलब आज़ादी के फ़ौरन बाद से ही देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी। 1950 में IITs, 1961 में IIMs, 1956 में ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 1958 में DRDO, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट, 1963 में भाखड़ा नागल बांध, 27 मई तो 1964 को तो उनका देहांत हुआ, लेकिन उससे पहले ही देश में यूनिवर्सिटीज़ का जाल बिछ चुका था, मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछ चुका था। पूरी जो नवरत्न हमारे, जिनको हम बड़े शान से कहते आए थे, PSUs हमारे इतने बड़े खड़े हो चुके थे, जिनको अब बेचा जा रहा है आत्मनिर्भरता के नाम पर। 27 मई 1964 को अपने निधन तक देश की सेवा करते हुए नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। हमारी श्रद्धांजलि। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।